हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और आज का क्लास आप सभी बच्चों को पता है कि किस चीज का होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, है ना। बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, लाइव आ जाइए। और बाबू, हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ये जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप लोग अच्छी तरीके से बिना बातचीत किए हुए आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं ना, तो क्लासरूम में ही जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और आपको पेशेंस बना के बिना बातचीत के आपको क्लास को करना है। तो इतना आप लोग कीजिए। पक्का है कि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लासरूम में ही याद हो जाएगा, ठीक है। और बाबू, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं बाबू, एक लाइक मांगते हैं आपसे, एक लाइक कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो जुड़ जाइए। नंबर नोट कीजिए, 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अब बाबू, आपको पता है कि फिजिक्स के हम लोग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सबके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, तो मात्र 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो जाइए प्ले स्टोर से आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से परचेस कर लीजिए। अगर आपको परचेस करने में बाबू दिक्कत हो रहा है ना, तो नंबर नोट कीजिए, 629924 8935, ठीक है। आप इस पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको लेने में दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। क्लियर हो गया। क्लास को शुरू किया जाए, पहला नंबर क्वेश्चन लगाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बताइएगा सभी बच्चे कि यस गुरुजी, आप पहला नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं। देखिए बाबू, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना कॉपी पेन लिए बैठे हैं तो बाबू आपका बैठना बेकार है। बाबू, कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। इस प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो बाबू सिंपल सा, हमने आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन सिखा रखा है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन को ही मान लीजिए कि प्रतिरोध का यह पहला सिरा ए है और पहला दूसरा सिरा बी है। तो प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ज्वाइंट किया जाता है। और बाबू, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को ये तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 प्रतिरोध हो गया। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ज्वाइंट किया जाता है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले मतलब क्या, सिरे से ज्वाइन किया जाता है। और इसी क्रम में चलने वाले बाबू संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम में हमने क्या पढ़ा है कि बाबू प्रतिरोध का 2 सिरा होता है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये क्या हो गया, तीसरा प्रतिरोध। तो सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी बिंदु ए से जोड़ दीजिए और दूसरे सिरे को किसी बिंदु क्या कर दीजिए, बी से जोड़ दीजिए। और इसी क्रम में चलने वाले और भी प्रतिरोध को ऐड करना होगा, तो एक और प्रतिरोध यहां पे लगा लीजिए। इसी क्रम में चलने वाले प्रतिरोधों को हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये आप सभी बच्चों को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 12 ओम के कितना प्रतिरोध है बाबू, तो 12 ओम के 4 प्रतिरोध को किसमें जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो बाबू 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को, पहला प्रतिरोध हमारा हो गया, ठीक है, पहला प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा प्रतिरोध, ये हमारा हो गया, क्या हो गया बाबू, तीसरा प्रतिरोध। और ये जो हमारा हुआ ये हो गया हमारा चौथा प्रतिरोध, ठीक है। तो बाबू यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को, 12 ओम के कितने प्रतिरोध लेने हैं, तो 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना है। और ऐसे कितना संयोजन करना है, 3 संयोजन करना है। तो बाबू मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है हमारा ए, ठीक है, इस पे ये ज्वाइंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, कोई बिंदु है यहां पे बी, ठीक है।
अब कितना कितना ओम का लेना है प्रतिरोध, तो आपको पता है कि 12 ओम का, 12 ओम का कितना लेना है, 4 को प्रतिरोध लेना है। और इसको किस क्रम में जोड़ना है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि इसको समानांतर क्रम में जोड़ना है। 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ना है। ऐसे कितना संयोजन लेना है, 3 संयोजन लेना है। पहला संयोजन हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक और संयोजन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को 3 संयोजन लेना है। कितना संयोजन लेना है बाबू, तो आप कहिएगा 3 संयोजन लेना है। फिर हमने क्या किया, 12 ओम प्रतिरोध के कितने कितने प्रतिरोध लिए बाबू, 4 गो प्रतिरोध लिए। ये दूसरा, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध हो गया, और ये हमारा हो गया बाबू कितना, चौथा प्रतिरोध हो गया। ये भी कितना का है बाबू, ध्यान में रखना है, 12 ओम के 4 प्रतिरोध होंगे। कितना होंगे बाबू, 12 ओम के 4 प्रतिरोध होंगे। ठीक है, यहां पे क्या कर देते हैं, इस C को इस D से ज्वाइन कर देते, B से ज्वाइन कर देते हैं, और इसका भी एक सीरा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी और सी, और यहां पे क्या हो गया, ये सीरा हो गया हमारा डी। लिखिए चाहे मत लिखिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ए बी सी डी लिखना ही है। ये भी कितना है, 12 ओम 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 है। क्योंकि 12 ओम के कितने प्रतिरोध लेने हैं, तो वो 4 प्रतिरोध को 3 गो ऐसे संयोजन बनाना है। तो हमने 2 गो बना लिया, एक और बनाना है हमको। क्या करना है, एक और बनाना है। तो क्या करेंगे बाबू, हम फिर से 12 ओम के कितने प्रतिरोध लेंगे, तो 4 प्रतिरोध लेंगे। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया हमारा तीसरा प्रतिरोध, और ये हमारा हो गया बाबू चौथा प्रतिरोध। ठीक है, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब डी है, यहां पे क्या है, ई है, और मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट क्या है, एफ है। ठीक है, अब बाबू एक बात बताइए कि सारा का सारा क्या है, 12 ओम का है। तो ये भी हमने क्या किया, 12 ओम। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ फिगर बनाया है। क्वेश्चन है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कितने संयोजन लेने हैं, 3 संयोजन लेने हैं। तो देखिए 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को हमने क्या किया है, समानांतर क्रम में जोड़ा है। और ऐसे कितने संयोजन लिए, 3 संयोजन लिए। तो बोला जा रहा है कि जब इसका श्रेणी क्रम संयोजन निकल जाए, तो बोला जा रहा है कि इसको समानांतर क्रम संयोजन निकल जाए, तो बोला जा रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो अभी तो ये समानांतर क्रम है ना, तो वो समानांतर क्रम के लिए आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया था, तो हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, समानांतर क्रम के लिए हमने फॉर्मूला बताया था 1 में क्या होगा, R1 प्लस 1 में क्या होगा, R2 प्लस 1 में क्या होगा, R3 प्लस 1 में क्या होगा, R4 डॉट डॉट। यही ना फॉर्मूला होता है। तो बाबू क्या है, सारा 12 ओम का है। तो अगर हम यहां पे 1/RAB निकाले, ठीक है, RAB का मतलब क्या, ये प्रतिरोध यानी ये जो है ना, इसका अगर हम मान निकालेंगे तो सारा का मान इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें भी 12 ओम के 4 प्रतिरोध है, इसमें भी 12 ओम के 4 प्रतिरोध है, इसमें भी। तो अगर एक निकालेंगे तो ये दोनों का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। तो हम अगर ए और बी इसका निकाले, तो बाबू सबका मान क्या है, पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका मान कितना है, 12 ओम है। तो अगर हम आर ए बी निकालेंगे तो 1 में क्या करेंगे, 12 प्लस 1 में क्या होगा, 12 प्लस 1 में क्या होगा, 12 प्लस 1 में क्या होगा, 12। यानी 1 यहां पर याद रखना है कि आर ए बी अगर निकालेंगे तो हमारा 12 का लघुत्तम क्या होगा, 12 हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 1, यानी 4 बट्टे में क्या होगा, 12। यानी जब हम इसको कटाएंगे मेरे बच्चे तो क्या होगा, 4 तिहाई 12, यानी 1/3 बचेगा। यानी आर ए बी का मान निकालेंगे तो बाबू क्या बचेगा, 3 ओम बचेगा। कितना, 3 ओम बचेगा। बोलिए, क्लियर हुआ, 3 ओम बचेगा। ठीक है, 3 ओम बचेगा। ठीक है, आपको पता चल गया है ना। यहां पे बाबू साफ साफ बताया जा रहा है कि यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध, 12 ओम के 4 प्रतिरोध को सबसे पहले आपको क्या करना है, समानांतर क्रम में जोड़ना है। इस प्रकार के 3 संयोजन को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले समानांतर क्रम का निकाल दिए, तो जब हमने इसको जोड़ा तो बाबू ये कैसे हो गया, ये इस प्रकार से हो गया। तो इसका वैल्यू कितना निकला है, 3 ओम निकला है। ठीक है, 3 ओम निकला है। फिर दूसरे का हम जोड़ेंगे, इसका भी कितना आएगा, इसका भी तो 3 ओम आएगा ना। तो इसको भी हम जब जोड़ेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये भी 3 ओम आएगा। और फिर यहां पे इसको जब जोड़ा जाएगा, इसका भी वैल्यू तो 3 ही ओम आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, सेम है। तो यहां पे हमने क्या किया, 3 ओम कर दिया। अब बाबू जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो बाबू श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो यहां पे क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, बाबू श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस यहां पे क्या होता है, R2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, R3। तो यहां पे R इक्वल टू क्या होगा,
R1 का वैल्यू भी कितना है बाबू, ये पहला प्रतिरोध हो गया, इसका वैल्यू इतना आया है। अब ये क्या हो गया, R2 प्रतिरोध हो गया और ये क्या हो गया, R3 प्रतिरोध हो गया। तो इसका भी 3 है और इसका भी 3 है और क्या हो जाएगा, इसका भी 3, यानी बाबू पूरा प्रतिरोध कितना निकल जाएगा, 3 3 6 और यहां पे क्या होगा 9 ओम हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। तो किन किन बच्चों का राइट आंसर 9 ओम आया हुआ है, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए किन किन बच्चों का 9 ओम आया हुआ है, एक बार बताइए। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ जाते अगला कि 100 वाट तथा 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलती बता देते हैं और गलती हो ही जाता है। देखिए क्या बोला गया है कि 100 वाट का बॉल है और 220 रेटिंग मतलब क्या 220 रेटिंग बल्ब मतलब 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब है जो 240 वोल्ट के साथ क्या हुआ है, जोड़ा गया है। तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। तो यहां पे बाबू याद रखना है कि यहां पे 100 वाट का मान लेते हैं कि बॉल है, ये जो बल्ब है क्या है 100 वाट का है, ठीक है। इसको कितना में जोड़ा गया है, 220 वोल्ट में जोड़ा गया है, ये 220 वोल्ट में जोड़ा गया है और ये 100 वाट का बॉल है, ठीक है। और यहां पे क्या है बाबू 240 वोल्ट के साथ इसको जब जोड़ा जाएगा तब बोला जा रहा है कि शक्ति क्षय की गणना करें। तो सबसे पहले बाबू आपको पता होगा कि विद्युत परपथ की शक्ति क्या होती है। तो P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, R होता है। तो बाबू हमको प्रतिरोध निकालना होगा तो R इक्वल टू क्या करेंगे, V स्क्वायर अपॉन में P कर देंगे। और जैसे आपको पता है कि P इक्वल टू कितना दिया है, 100 वाट दिया है, ठीक है, 100 वाट दिया है। V इक्वल टू कितना दिया है, तो बाबू 220 वोल्ट दिया है पहले स्थिति में, V इक्वल टू क्या 220 वोल्ट। तो बाबू हम क्या करेंगे, यहां से मान रखेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, V का वैल्यू कितना है 220, तो V स्क्वायर है यानी 220 गुणे क्या कर देंगे 220, अब बटा में P कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो बाबू अब यहां पे क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी यहां पे हमारा R का वैल्यू निकल गया। R का वैल्यू कितना निकलेगा, जब 22 गुणे यहां पे 22 होगा ना तो R हमारा निकल जाएगा क्या 484 ओम, ठीक है। कितना निकलेगा 484 ओम। तो हमारा क्या निकल गया यहां से, R का वैल्यू भी निकल गया कितना 484 ओम, ठीक है। अब बाबू बोला जा रहा है कि जब इसको 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो फिर प्यारे बच्चों शक्ति क्षय की गणना करना है। तो P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में R होता है। तो P इक्वल टू V का वैल्यू कितना है, तो बाबू V का वैल्यू कितना है, तो 220, तो 220 गुणे 220 अब बटा, अब बाबू R का वैल्यू रखेंगे, R का वैल्यू कितना है 484 ओम। अब बाबू जब हम इसको कटाएंगे तो बाबू P इक्वल टू क्या निकलेगा, 100 क्या निकलेगा बाबू 19 वाट निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा, जब इसको कटाया जाएगा सोल्व किया जाएगा तो 119 वाट निकलेगा। तो बाबू आपसे क्या बोला गया है, विद्युत शक्ति क्षय। तो यहां पे क्या निकलेगा, विद्युत शक्ति, यहां पे याद रखना है कि विद्युत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति क्षय इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू क्या होगा P2 माइनस P1, यानी P इक्वल टू क्या होगा 119 और माइनस क्या हो जाएगा, P1 का वैल्यू कितना है 100 वाट है तो 100 वाट, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 19 वाट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस टाइप से इसको बनाइएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। पहले तो 100 वाट का बल्ब है जो 220 वोल्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इससे हमको प्रतिरोध निकल जाएगा ना कि उस बल्ब का प्रतिरोध कितना है। तो हमने क्या किया, R का मान निकाल लिया। अब बाबू फिर इसको बोला जा रहा है इसी बल्ब को 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करे। तो बाबू सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। अब R का वैल्यू तो आपको पता लग गया, R का वैल्यू आया 484, बस इसके नीचे लिख दीजिए, कटाएगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 119 वाट। अब विद्युत शक्ति क्षय भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतना पे भी रख देते हैं तो ये भी सही है, लेकिन विद्युत शक्ति क्षय भी निकाल दीजिएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, स्पष्ट। चलिए आगे बढ़ जाए अगला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव V के बीच संबंध स्थापित करिए। तो बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव V के बीच संबंध क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है माइनस dV अपॉन में dr या dx होता है ना, होता है ना। तो चलिए इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले समझिए
बाबू क्लियर हो रहा है ना? कैसे प्रूफ होगा? क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन में डीएक्स। तो सबसे पहले विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु O है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु O है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इससे आर दूरी पे यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में क्या होता है बाबू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या होता है ध्यान में रखना है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, क्यू बटे में आर होता है। इतना आपको पता है कि नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पे कोई बिंदु P है, तो इस पे वैद्युत विभव क्या होता है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर। और वही चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव V के बीच संबंध क्या होता है, इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन में डीएक्स, और यही हमको प्रूफ करना है। तो सिंपल सा लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे विद्युत विभव, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्लस क्यू आवेश से, है ना, आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव क्या होता है बाबू, विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, क्यू बटे में आर होता है। अब बाबू हम क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 को लिखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण 1 को, है ना, डी बाई डी आर के सापेक्ष, है ना, डिफरेंशिएशन करने पे, है ना, डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, ये क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी आर के सापेक्ष क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो बाबू हम क्या करेंगे कि हमारा बाबू क्या है, इधर क्या है भी, तो भी के क्या होगा, डीवी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों बगल करना पड़ेगा, तो डी बाई डी आर यहाँ पे, और क्या बचेगा यहाँ पे, तो 1 बटा में क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इतना आपको पता है। अब बाबू आप इतना जानते हैं कि डिफरेंशिएशन पढ़े तो जितना भी कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डीवी अपॉन में डी आर इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा में यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जो है हमारा कांस्टेंट है। अब बचा क्या प्यारे बच्चों, तो डी अपॉन में क्या बचा, डी आर, और यहाँ पे 1 बटा में आर बचा। क्यों बचा, क्योंकि जब क्यू निकल गया तो यहाँ से 1 बटा में आर ही बचेगा, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इधर ज्यों का त्यों है, तो डीवी अपॉन में क्या है, डी आर है, तो डीवी अपॉन में डी आर है, ठीक है, डीबी ओपन में डीआर है तो डीबी ओपन में डीआर है, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब इधर बाबू कांस्टेंट ज्यों का त्यों लिखना है, 4 पाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू हो जाएगा। अब बाबू एक बात बताइए कि यहाँ पे डी ओपन में डीआर है तो हम क्या लिखेंगे, डी ओपन में क्या कर देंगे, डीआर लिख देंगे। अब बाबू 1 बटा में आर है तो बाबू ये आर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आर हमारा जो होगा इनवर्स में हो जाएगा, आर क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। अब बाबू एक बात बताइए, हमारा क्या हो जाएगा, डीवी ओपन में डीआर है तो डीआर इक्वल टू है तो इक्वल टू, ये ज्यों का त्यों निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्यू है तो क्यू, ठीक है। अब बाबू एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 है तो क्या होता है, पावर बेस पावर में से 1 घटाएंगे तो माइनस एक्स के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार का आर का करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, माइनस आर के पावर -2 हो जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बाबू हमारा क्या बचेगा, डीबी ओपन में डीआर है तो डीआर इक्वल टू है तो इक्वल टू, बाबू ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू है तो क्यू, ठीक है। ये माइनस को हमने क्या किया, यहाँ पे भेज दिया, और ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बच गया ओनली आर के पावर -2, ठीक है। अब बाबू ज्यों का त्यों लिख दीजिए कि डीबी ओपन में क्या है, डीआर है तो डीआर है, और बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, अब यहाँ पे क्या है बाबू ध्यान में रखना है, माइनस है तो माइनस है, 1 बटा में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू है तो क्यू। अब आर के पावर -2 है तो बटा के नीचे जाएगा तो क्या होगा, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या होगा, डीबी अपॉन में डीआर इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस। अब बाबू एक बात बताइए कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो आपको दिमाग लगाइएगा तो बच्चे मालूम चलेगा कि ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है तो इस पे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो 1 बटा में क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे में
आर स्क्वायर होता है। तो बाबू इसके बदले में हम ई लिख सकते हैं ना, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ओनली ई लिखेंगे, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। और जब हम इसको माइनस से गुणा करेंगे बाबू तो क्या होगा, जब हम इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस मतलब यहां पे याद रखना कि जब इसको हम माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या होगा माइनस डीबी अपॉन में डी आर, अच्छा है डीबी अपॉन में डीएक्स भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और ये आपको समझ में भी आ गया 100%। बताइए किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी? क्या किए हैं सिंपल सा, पहले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी के बीच संबंध क्या होते हैं, इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन में डी आर, चाहे डीबी अपॉन में डीएक्स। तो बाबू सबसे पहले आपको इतना लिखना होगा कि ये मान लेते हैं बाबू यहाँ पे ये क्या है, कोई बिंदु O है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इससे आर दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु P है, तो इस पे विभव भी इक्वल टू क्या निकाला था 1/4πf इंटू क्यू बटे में आर। अब इसी को क्या करना है ना कि d अपॉन में डी आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे ही इसको डिफरेंशिएशन करिएगा ना आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग क्या करिएगा, इसको प्रूफ कर दीजिएगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में वैद्युत विभव भी है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो वैद्युत विभव, और बाबू याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी के बीच संबंध हमने क्या बताया था, तो बाबू हमने क्या पढ़ाया था, ई इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन में क्या हो जाएगा dx या dr हो जाएगा। तो बाबू आपको पता है कि v का वैल्यू कितना दे रखा है, तो v इक्वल टू क्या 3 प्लस यहाँ पे 2x दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान में रखना है, ई है तो इक्वल टू है तो इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डी, अब बाटा में क्या हो जाएगा dx। इस v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू आपको साफ दिख रहा है 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अगर हम e का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो 0। अब बाबू यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा माइनस है तो माइनस, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, यानी ई इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस -2 वोल्ट प्रति मीटर, यानी इक्वल टू क्या निकला -2 वोल्ट प्रति मीटर। देखिए कैसे, अभी हम आपको समझाते हैं, अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो ई इक्वल टू क्या होगा, अगर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए माइनस है तो सिंपल सा माइनस, 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, ठीक है, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, यानी ई इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस -2 क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो -2 वोल्ट प्रति मीटर किन किन बच्चों का आया है, और बिल्कुल सही आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला कि कूलम्ब का नियम क्या है, तो बाबू कूलम्ब का नियम आप सभी बच्चों को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है। यहाँ पे ये मान लेते हैं Q1 आवेश है और ये हम मान लेते हैं Q2 आवेश है, और इसकी बीच की दूरी क्या है R। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ये समानुपाती होता है दोनों आवेशों की गुणनफल के, यानी F समानुपाती क्या होगा, पहला आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका बीच का दूरी क्या है, R है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे F समानुपाती इसके बीच के दूरी के गुणनफल के क्या होता है, वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती क्या होगा 1/r², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो जब समीकरण 1 और 2 मानेंगे तो F समानुपाती क्या होगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, F समानुपाती क्या होगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। तो बाबू आपको पता है कि जब समानुपाती हटता है तो F समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, ये कांस्टेंट क्या लगाएंगे के, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू यहाँ पे Q2 बटे में क्या हो जाएगा R², यानी F इक्वल टू क्या, K का वैल्यू कितना होता है 1/4π F इंटू क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा R², और ये क्या है हमारा कूलम्ब का नियम है। बाबू क्लियर हो गया कि नहीं, कूलम्ब का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है एक दूसरे के आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्गों के क्या लिख दिया, व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों को जब हमने मिलाया तो बाबू क्या हो गया, तो बाबू F समानुपाती क्या होगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, समानुपाती हटेगा इक्वल टू लगेगा के, इक्वल टू क्या होगा Q1 इंटू Q2 बटे में R², के का वैल्यू क्या होता है 1/4π इंटू बाबू क्या हो जाएगा
Q1 इंटू Q2 अब बटे में R स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, बताइए स्पष्ट हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ जाइए कि दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं दर्शाएं, ठीक है। दो क्या है, असमान आवेश है, ठीक है, यानी विपरीत आवेश है। दो असमान आवेश का मतलब बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दो विपरीत आवेशों के बीच क्या करना है, आपको विद्युत बल रेखाएं खींचनी है। यहां पे मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं को दर्शाना है। तो एक पे प्लस एक पे माइनस। अब जब ये विजातीय आवेश है तो दोनों में क्या होगा, तो जब ये विजातीय आवेश है तो दोनों में आकर्षण होगा। तो जब आकर्षण होगा, अब एक बात बताइए कि विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती है, तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। तो यहां से क्या निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, है ना, विद्युत बल रेखाएं निकलेगी प्यारे बच्चों। ये क्या निकल रहा है, विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि ये असमान आवेश है तो क्या करेगा बाबू, ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब देखिए प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, कहां जा रही है, तो माइनस क्यू के पास, ठीक है बाबू। प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है और कहां पे जाएंगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से निकलती है ना। विद्युत बल रेखाएं प्यारे बच्चों कहां से निकलता है, तो प्लस क्यू आवेश से निकलता है, कहां तक जाता है, तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस क्यू आवेश पे जाके समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, विद्युत बल रेखाएं आपको खींच देना है, ठीक है। अब ऋण आवेश पे क्या होगा, जाके समाप्त होगा। तो इसका मुंह पे ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दीजिएगा, ऐसा मुंह रहेगा इसका, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के पास जाता है तो बाबू इसका मुंह जो होगा इस प्रकार से होगा। तो ये आपने क्या किया, विद्युत बल रेखाएं आपने खींच दी। तो यही होता है हमारा क्या, दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं। तो ये हमारा क्या हो गया, दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही खींचना है आपको। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, बाबू ध्यान में रखना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवेश संरक्षण सिद्धांत को दिया था। और आवेश संरक्षण सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को क्या है बाबू, संरक्षित रखा जाता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जाता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत का मोटिव ये था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि आवेश को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है, ना ही कोई नष्ट कर सकता है। आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी लिखिएगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाएगा और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश ब्रह्मांड में क्या है, सदैव ही क्या है, संरक्षित है। और जो आवेश होता है संरक्षित होता है, आवेश जो होता है योगात्मक होता है। आवेश को प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, तो स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ध्यान में रखना है कि ये क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है, यहां पे है ना, कि मान लेते हैं कि प्यारे बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, समान परिमाण होता है। जैसे क्यू क्यू क्या हो गया, समान परिमाण तथा विपरीत आवेश, और इसकी बीच की दूरी क्या है, 2l, है ना। इससे जो संरचनाएं बनती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो कोई एक आवेश, है ना, P = क्या होगा, कोई एक आवेश और इसकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उससे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव ओनली जान लेना होगा कि जिसपे समान परिमाण हो और विपरीत आवेश होता है और इसकी बीच की दूरी जो होती है 2l होती है। इससे जो संरचनाएं बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहा जाता है, तो इसमें का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P = Q × D। या आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं P = क्या, कोई एक आवेश प्लस Q इंटू क्या हो जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगा 2l। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। कितना इजी है, देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से सूचित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो बाबू आवेश का मात्रक बटा में 2l क्या है, लंबाई का मात्रक, यानी कूलम इंटू मीटर हो जाएगा और dy भी इसका मात्रक होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि दिए गए परिपथ में बाबू बोला गया है कि I का मान निकाले। दिए गए परिपथ में I का मान ज्ञात करें, है ना। तो ये बाबू हमने आज ही आपको पढ़ाया था, किरचॉफ का नियम पढ़ाया था। किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ाया था कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार
किसी विद्युत परपथ के किसी संधि पे या बिंदु पे आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और हमने आपको पढ़ाया था सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि धाराएं कौन कौन सी आ रही है बाबू। जिसका मुंह अंदर की तरफ हो वो धाराएं आती है, उसको धनात्मक में लिखा जाता है, और जिसका मुंह बाहर की तरफ हो वो उसका क्या होता है, वो धाराएं बाहर की तरफ जाती है, उसे निगेटिव में लिखा जाता है। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये I1 धारा है जो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। I2 धारा बाहर की तरफ आ रहा है। ये I3 धारा अंदर की तरफ आ रहा है। I4 धारा जो है अंदर की तरफ आ रहा है, और I6 धारा है जो बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान में रखना है सभी बच्चों को कि ये जो I1 धारा है बाबू अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 एम्पियर की धारा अंदर की तरफ आ रहा है प्लस में। I2 धारा बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर वाला को हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। बाबू I3 अंदर की तरफ आ रहा है, तो 7 एम्पियर का धारा आ रहा है। I4 भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो 5 एम्पियर की धारा भी अंदर की तरफ आ रहा है। I6 क्या हो रहा है बाबू, I जो है क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाबू क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। और ये बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना, इसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब बाबू यहां पे याद रखना है कि ये 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर, फिर क्या है 7 एम्पियर है 7 एम्पियर, और प्लस में ये क्या है 5 एम्पियर है 5 एम्पियर, बचा इधर -3 एम्पियर। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे बराबर को उधर क्या कर देंगे -3 एम्पियर, इधर क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पे याद रखना है बाबू, सॉरी ये माइनस को बराबर को उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में, और ये भी क्या हो जाएगा, आई भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर भेज दिया। अब बाबू क्या होगा, 2 एम्पियर प्लस यहाँ पे 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। ठीक है, पहले इसको जोड़ ही देते हैं। ठीक है बाबू, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान में रखना है कि 7 7 कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7 7 7 14 एम्पियर, 14 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 3 एम्पियर। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे 14 एम्पियर, अब बराबर के इधर ये आएगा 3, तो क्या होगा, घट जाएगा। अब बराबर को उधर आई बचेगा, क्योंकि आई का वैल्यू निकालना है, तो 14 को में से 3 को गया क्या होगा, 11 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, आई। चाहते तो सेकंड में निकाल देते, लेकिन 2 नंबर चाहिए तो आपको इस विधि से बनाना पड़ेगा। और कितना निकला बाबू, 11 एम्पियर आपका क्या निकला, आई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर। चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए कि 2 कूलम आवेश 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 2 कूलम आवेश है, उसको 9 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभव की गणना करें। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है जो 2 कूलम है, इससे बाबू 9 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु यहाँ पे क्या है, P है, तो इस पे विद्युत विभव, यानी यहाँ पे क्या है 2 कूलम आवेश, यानी प्लस क्यू आवेश से r दूरी पे कोई बिंदु P है, तो उस पे विभव क्या होता है, तो आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, Q बटे में R होता है। तो V इक्वल टू क्या लिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का वैल्यू, बाबू Q इक्वल टू कितना दे रखा है, तो Q इक्वल टू यहाँ पे 2 कूलम आवेश, और बाबू R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। तो बाबू यहाँ पे रख दीजिए Q का वैल्यू कितना है, तो 2, और बाबू R का वैल्यू कितना है, 9 है। अब बाबू V इक्वल टू क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, इंटू क्या है 2 बटा में 9। अब 9 से 9 कट गया तो क्या बचा, 2 गुणे 10 के पावर 9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 2 गुणे में 10 के पावर 9 हमारा राइट आंसर हो गया। तो बाबू ये सब क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, लेकिन अगर आप बनाएंगे, प्रयास करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा। तो बाबू बन गया होगा, इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से जल्दी चैनल को क्या करिए, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बाबू आप लोग को अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।